शाम का वक्त था। मोहन और विष्णु कब्रिस्तान के विशाल लोहे के द्वार पर खड़े थे। भैया, हम यहाँ कब्रिस्तान के पास क्यों आए हैं? मोहन, तुम्हें इस कब्रिस्तान के अंदर जाना होगा, तभी हमारी किस्मत में लिखा दुख मिटेगा। नहीं भैया, मैं कभी इस जगह के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगा। मैं नहीं जा सकता मोहन, मैं सिर्फ तुम्हें जाने को कह सकता हूँ। जो काम वहाँ है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है भैया? अगर तू चाहता है कि मैं और तेरी भाभी जिंदा रहें तो तुझे इस कब्रिस्तान में जाना ही होगा। फिर डरते डरते मोहन जैसे ही पैर कब्रिस्तान के अंदर डालता है, तभी पूरा दृश्य अचानक बदल जाता है। रामपुर गांव में विष्णु अपनी पत्नी मीना और छोटा भाई मोहन के साथ रहता था। फिर एक दिन दोपहर का वक्त था। घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। देखो जी, बस बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपने छोटे भाई को घर से निकाल दो। अगर आपने उसे घर से नहीं निकाला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये घर और जमीन में उसका भी हक है। कैसे मैं उसे घर से निकाल दूं? सब क्या कहेंगे? अगर आपको उसकी इतनी फिक्र है तो आप ना मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगर तू कहती है तो मैं कुछ सोचता हूँ और उसे किसी न किसी तरीके से हम अपने घर से निकाल कर ही रहेंगे। इतने में मोहन वहाँ आ जाता है। भैया भैया, मैं खेत का सारा काम निपटा दिया और वो जो खाद डालना था ना, मैंने वो भी डाल दिया है। अच्छा ठीक है, तुमने सारा काम कर लिया है। देख, घर का जलावन भी खत्म हो गया है, तो जाकर जंगल से लकड़ियां ला दे ताकि शाम का चूल्हा जल सके। ठीक है भैया, पर मुझे भी बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो मैं चला जाता। घर में खाना खत्म है और वैसे भी जलावन नहीं था तो खाना कैसे बनता? पहले लकड़ियां लेकर आओ, फिर खाना बनाऊंगी। मोहन उदास होकर चल देता है। अरे, तुमने ये झूठ क्यों बोला? घर में खाना तो पूरे 4 लोगों का पड़ा है। मैं उसे एक वक्त का खाना भी नहीं देना चाहती हूँ। आपको इतनी फिक्र हो रही है तो आप खुद ही बनाकर उसे खिला लो। मीना गुस्से में चली जाती है। मुझे कुछ न कुछ करके मोहन को घर से निकालना ही होगा, तभी मेरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। विष्णु बाहर निकलता है। उसी वक्त 2 गांव वाले बात करते दिखाई देते हैं। अरे तूने सुना? हमारे गांव के सरहद पर जो एक कब्रिस्तान है, उसके पास से 2 व्यापारी आ रहे थे। सुना था कि 2 दिन वो उसी कब्रिस्तान में रहे और अचानक वो पागल होकर वहीं पर मर गए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पंकज? भला ये कैसे हो सकता है? आखिर वो कब्रिस्तान में पागलों की तरह कैसे था और मर कैसे सकता है? तू नहीं जानता, हमारे दादाओं ने कहा है उस कब्रिस्तान में एक माँ बेटी की आत्मा रहती है और कई वर्षों से वही है। जो भी वहाँ जाता है उसके मन को वश में कर लेती है और उससे अपना मनचाहा काम करवाकर उसे मार देती है। फिर तो वो बहुत खतरनाक आत्मा है। अगर वो हमारे गांव में आ गई तो पता नहीं हमारा क्या हाल करेगी। नहीं, वो हमारे गांव में नहीं आ सकती भाई, उसकी सीमा बंधी है। वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकलती। जो उसके विस्तार में कदम रखता है ना, उसी के साथ ऐसा होता है। मुझे तो ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। चल भाई, अब ये बात बंद कर। दोनों चले जाते हैं। ये सब विष्णु सुन लेता है। अच्छा, तो कब्रिस्तान का ये राज है। मिल गया रास्ता, मुझे अपने भाई से छुटकारा पाने का रास्ता। वो घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। तभी एक साधु वहाँ प्रकट हो जाता है। तो लकड़ी काट रहा है? अरे तेरी किस्मत अब बुरी तरह से बर्बाद होने वाली है। चला जा यहाँ से। अब क्या बोल रहे हैं साधु महाराज? मैं ठीक हूँ और मेरे भैया भाभी भी ठीक हैं। आपको क्या हो गया है? जिस भैया भाभी का नाम जप रहा है वही एक दिन तुझे मृत्यु के द्वार पर भेजेंगे। उन्हें त्याग दे और घर वापस कभी मत जा। नहीं, मेरे माता पिता तो बचपन में ही मर गए। भैया भाभी ही मेरे माँ बाप का प्यार दे रहे हैं।
मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। मोहन वहाँ से चला जाता है। इतना प्रेम करता है ये अपने भैया भाभी से, यही प्रेम इसके गले का फंदा बनेगा। मोहन घर लौट आता है। भैया ये देखिए, लकड़ियाँ ले आया हूँ। इस बार ज्यादा ही ले आया ताकि कई दिनों तक काम आएंगी। ठीक है, अच्छा किया। अब चल खाना खा ले, और भी काम है। मीना एक रोटी और सूखा प्याज रख देती है। भाभी सब्जी नहीं है, प्याज के साथ रोटी कैसे खा पाऊंगा? सब्जी खत्म है और खरीदने के पैसे भी नहीं है। अगर खाना है तो खा, नहीं तो भूखे रहो। मीना गुस्से में चली जाती है। मोहन तू बुरा मत मान, भाभी का स्वभाव बस थोड़ा तेज है। ले खा ले, और उसके बाद मैं एक काम बताऊंगा, लेकिन किसी से कहना मत। नहीं भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बताइए ना क्या करना है। कल सुबह मेरे पास आ जाना। विष्णु कमरे में जाता है। क्या बात कर रहे थे? उसे कल सुबह क्यों बुला रहे हो? तुम हमेशा चाहती थी ना कि मोहन को खुद से दूर कर दूं, उसे घर से निकाल दूं, तो मैं सब तैयारी कर चुका हूँ। कल के बाद वो कभी हमारे आसपास नहीं भटकेगा। क्या सच में ऐसा करने वाले हो? बताओ तो सही। वो गांव वालों से सुना है कि गांव की सीमा पर जो कब्रिस्तान है, वहां जो भी कदम रखता है वो 2 दिन में मर जाता है। हम कल मोहन को उसी कब्रिस्तान में भेजेंगे, बस देखते जाओ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे बेसब्री से कल का इंतजार रहेगा। दोनों सो जाते हैं। उधर मोहन, हे भगवान, मेरे घर की हालत कितनी खराब है। मुझे ये सूखा खाना भी नहीं खाया जा रहा। पता नहीं भैया भाभी ने कैसे खाया होगा। मुझे और मेहनत करनी है ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं। अगली सुबह होते ही मोहन उठ जाता है और विष्णु के पास जाता है कि इतने में ही जमींदार आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे विष्णु, अरे क्या कर रहा है? चल उठ, घर के बाहर आ। अगर तूने इस बार मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो देखना मैं तेरी पत्नी को उठाकर ले जाऊंगा और उससे घर का सारा काम करवाऊंगा। तभी विष्णु घर से बाहर आता है। क्या हुआ जमींदार साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तुम्हें याद नहीं है क्या? हाँ, तुमने पिछली बार मुझसे कर्ज लिया था और कहा था कि इस बार तुम फसल बेचकर मुझे सारा कर्ज चुका दोगे, लेकिन तुमने इस बार भी मेरा पैसा वापस नहीं दिया है। नहीं, ऐसा मत करिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। बस हमें कुछ समय का मोहलत और दे दीजिए। मैं तुम्हें बस 2 दिन का और वक्त दे रहा हूँ। अगर 2 दिन के अंदर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किया तो देखना तुम्हारी पत्नी मेरी हवेली पर होगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरी भाभी को आप नहीं ले जा सकते। मैं आपके सारे कर्ज चुकाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। यही सही वक्त है। अब मुझे थोड़ी प्यार से बात करनी चाहिए, तभी ये जाने के लिए उस कब्रिस्तान में तैयार होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद फिर मैं वापस लौटूंगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और विष्णु वहीं पर जमीन पर बैठकर रोने का नाटक करने लगता है। हे भगवान, मैं कैसा आदमी हूँ। मैं अपने ना भाई का ध्यान रख पा रहा हूँ, ना ही अपनी पत्नी का ध्यान रख पा रहा हूँ। मेरे जैसा नालायक पति होने और न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हे भगवान, मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले। नहीं भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, मैं वो सारा पैसा चुका दूंगा। 2 दिन में हम वो पैसे कैसे चुकाएंगे? मुझे बचा लो मोहन, मैं जमींदार के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं जाना है, मेरी रक्षा करो। मैं क्या करूं भैया? अगर कोई उपाय है तो बताइए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। भाई, मुझे एक चीज का पता चला है। हमारे गांव के सरहद पर जो कब्रिस्तान है ना,
उसी के नीचे एक कब्र होगा। उसी के नीचे ढेर सारा खजाना छुपाया गया है। हमारे राजा ने अपना खजाना सुरक्षित रखने के लिए उस कब्रिस्तान में छुपाया है। मुझे ये पता चला एक गुप्तचर से। अगर तू किसी तरह से उस खजाने को ले आता है तो हमारी ये सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम जमींदार का पैसा भी दे देंगे, हमारी पत्नी भी बच जाएगी और हमारी ये सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं? मैं चाह कर भी नहीं जा सकता। अगर मैं गया तो सभी को शक हो जाएगा और मुझे इसकी कड़ी सजा मिल जाएगी। अगर तू गया तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ मोहन, अब हमारी उम्मीद सिर्फ तुमसे ही है। अगर तुम नहीं गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तुम मेरे बेटे जैसे हो, अपनी माँ की रक्षा के लिए इतना तो कर ही सकते हो। भाभी, मैं आपको और भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जरूर जाऊंगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से निकल पड़ता है। तभी विष्णु और मीना जोर जोर से हंसने लगते हैं। देखा मीना मेरी चाल? हाँ। मैंने ही जमींदार को धमकी देने के लिए कहा था। इसके बदले में जमींदार को पूरे 1000 रुपए दिए हैं। अब देखो मेरा काम कितना आसान हो गया। आपने इतने बड़े जमींदार को यह नाटक करने के लिए मना कैसे लिया? अरे तू नहीं जानती, जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं, तो ये मेरे लिए तो इतना कर ही सकता था। अब देखो ना, न चाहकर भी उस कब्रिस्तान के पास मोहन जरूर जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। मान गए जी आपके शैतानी दिमाग को। मैंने तो सोचा था कहीं सच में आपने जमींदार से कर्ज लिया होगा, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। नहीं, मैं कर्ज भला क्यों लूंगा? अरे हमारे पास इतनी जमीन है, घर है, फसल होती है। अब ये सारी जमीन, ये सारा घर और जितना माँ का जेवर है ना, वो सब अब तुम्हारा है। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? हाँ हाँ जी, क्यों नहीं, खुश रहूंगी। भला इतना खुशी का तोहफा आपने मुझे दिया है, मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही मोहन चलते चलते कब्रिस्तान के द्वार पर पहुंचता है। अच्छा, तो यही कब्रिस्तान है। अब मुझे वो खजाना ढूंढना होगा। लेकिन ये कब्रिस्तान इतना सुनसान कैसे लग रहा है? जैसे कोई यहाँ बैठकर रो रहा हो, पर कोई नजर नहीं पड़ रहा है। अरे उससे मुझे क्या, मुझे तो बस खजाना लेना है। मोहन अपने पाँव कब्रिस्तान में रखता है। तभी तेज आंधी और तूफान चलने लगता है और सामने एक पेड़ के नीचे एक सफेद कपड़ों में बैठी लड़की फूट फूट कर रो रही होती है। अरे ये कब्रिस्तान में एक लड़की